अगले 5 साल में संदीप मे बी एआई और ऑटोमेशन का एक। हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था और हम लोग जो है कंटिन्यूसली पॉडकास्ट करते जा रहे हैं। तो आज हमारी इसी सीरीज में जो हमारे साथ में जो आज मेहमान हैं वो सत्येंद्र गोस्वामी हैं। तो इनका भी जो एक्सपीरियंस रहा है एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है। अगर मैं इनकी बात करूं तो इन्होंने भी जो है आईटी स्टार्टअप कंपनी से स्टार्ट किया हुआ था और आईटी स्टार्टअप कंपनी से स्टार्ट करने के बाद आज जो है एक बड़ी पोजीशन पे, अच्छी सीनियर पोजीशन पे हैं। अगर इनकी बात करें तो ये डेटा मैट्रिक्स का भी पार्ट रहे हैं। डेटा मैट्रिक्स एमएनसी कंपनी है, तो इनसे ही जानेंगे किस तरीके से इन्होंने अपनी जो जर्नी स्टार्ट की हुई थी और आज जो इस पोजीशन पे है तो इन्होंने क्या किया हुआ था। तो सत्येंद्र भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। हाय फ्रेंड, तो जैसे कि संदीप ने बताया कि आईटी स्ट्रगल मेरा स्टार्टअप बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। तो मैं ओवरऑल अगर जैसे बताऊं, मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस 11+ है और मैंने स्टार्टअप से जो अपनी जर्नी चालू की वो एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से की है। तो बट स्टार्टअप आपको एक लर्निंग प्लेटफॉर्म देता है जो कि एक न्यू पर्सन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर आप स्टार्टअप में जाते हो तो आपको बहुत कुछ लर्निंग करने के लिए मिलता है। बट आप डायरेक्ट एमएनसी में चले जाते हो तो आपका वो लर्निंग फेस समटाइम लॉस में चला जाता है। यू कैन से लाइक आप एक ही चीज में फंस के रह जाते हो और आपको लर्निंग नहीं मिल पाती। राइट। तो सत्येंद्र भाई, जैसे कि इसी सीरीज में हम लोग जो है आगे क्वेश्चन ले लेते हैं। तो काफ़ी क्वेश्चंस है मेरे पास में और आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि सत्येंद्र भाई की जर्नी एक ज़बरदस्त जर्नी रही है। तो सत्येंद्र भाई, जैसे कि आपने अपने सॉफ्टवेयर कैरियर्स में जब आपने अपना सॉफ्टवेयर कैरियर स्टार्ट किया था कि स्टार्टअप से शुरुआत की हुई थी, तो उस समय आपके माइंडसेट में क्या गोल्स थे? उस समय क्या गोल था आपका कि कैसे आपको इस बात को आपको जो है आगे बढ़ना है इस बात में? ओके, तो संदीप, मैं मैंने स्टार्ट किया उस समय तो हम वैसे ही फ्रेशर रहते हैं, तो हमारा सडनली तो कोई गोल बनता नहीं है। तो हम जैसे अगर कोई भी हमने कंपनी स्टार्ट की तो जब हम सोचते हैं कि कोई हमें मोटिवेशन करने वाला मिले, ये हमारे माइंड में शुरू से ही चलता रहता है। तो अपन ट्राई करते हैं कि हमें कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिससे कि हमें आगे लेके जाए। बट ऐसा रहता है कि आपका फोकस, अगर आप जैसे स्टार्टअप में जा रहे हो तो आपका फोकस वहां से हिलना नहीं चाहिए। अगर आप जैसे .NET पे चलेगा तो वो आपको कंटिन्यूसली उसको ही लेके आगे जाना। अगर आप उसको आगे लेके जाओगे तो डेफिनेटली आप जो अचीव करना चाहते हो वो एक दिन आपको जरूर मिलेगा। करेक्ट सत्येंद्र भाई, कि जैसे कि स्टार्टअप एनवायरनमेंट्स में काम करने का जो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? क्या चैलेंजेस और लर्निंग, आपको क्या क्या लर्निंग मिली वहां से आपको? स्टार्टअप में अगर मैं देखूं तो डेफिनेटली आपको चैलेंजेस बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि आप न्यू लर्नर रहते हैं। और स्टार्टअप में आपको एज अ फ्री ऑफ वर्क करने नहीं दिया जाता, क्योंकि वहां पे हार्ड वर्क की ज्यादा जरूरत रहती है और मे बी सम टाइम आपको लेट नाइट भी वर्क करना पड़ सकता है। तो वो डेफिनेटली आपके लाइफ में सम टाइम ऐसा होता है कि आप ऐसा फील करोगे, यार मैं किधर हूँ यहाँ। बट डेफिनेटली अगर आप 4 साल 2 साल या 3 साल भी अगर स्टार्टअप को दे देते हो तो वो एक आपको क्वालिटी पर्सन बना देते हैं। करेक्ट। तो ये मेरा एक लर्निंग फेस रहा। और चैलेंजेस का तो मैंने आपको बताया कि क्या चैलेंजेस आते हैं स्टार्टअप में काम करने। राइट। सत्येंद्र भाई, जैसे कि जब आप बिग एमएनसी में शिफ्ट हुए, जैसे कि आपने 2-3 साल आपने स्ट्रगल किया, स्ट्रगल में आपने काफ़ी कुछ लर्निंग ली, आपने बहुत अच्छा मतलब उसमें काफ़ी आपने नॉलेज गेन किया। नॉलेज गेन करने के बाद आप जब बिग एमएनसी में आपने शिफ्ट हुए, तब कौन से मेजर डिफरेंस आप जो है डिफरेंसेस आपने नोटिस किए कल्चर वाइज या लर्निंग वाइज? किस हिसाब से, लर्निंग के हिसाब से और कल्चर वाइज, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए संदीप, अगर आप स्टार्टअप से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो तो डेफिनेटली अगर आप एमएनसी में जाओगे तो आप अपने आप को बहुत ही रिलैक्स फील करते हो। ओके। क्योंकि अगर आपने जर्नी अपनी एमएनसी से स्टार्ट की और 4-5 साल वहां आपने टाइम स्पेंड किया और उसके बाद अगर आप स्टार्टअप पे जाते हो तो आपके लिए सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ओके। वो क्यों? क्योंकि स्टार्टअप का कल्चर डिफरेंट रहता है और एमएनसी का कल्चर डिफरेंट रहता है। स्टार्टअप में आप एमएनसी में आप स्लोली काम करते हो, बट स्टार्टअप में ऐसा नहीं होता। स्टार्टअप में क्या है कि आपको मैनेजर का प्रेशर रहता है, अदर टीम का प्रेशर रहता है और प्रोजेक्ट भी बहुत लेवल पे रहते हैं वहां पे। अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट सेम डे में आ सकते हैं तो आपको
मे बी सेम डे में हार्ड वर्क आपके लिए बहुत बढ़ जाता है, मल्टीपल टास्क करने पड़ सकते हैं। मल्टीपल टास्क करने पड़ते, Right. बट जैसे आप एमएनसी की बात करो तो पर्टिकुलर टास्क पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में आपको दिया जाता है। दिया जाता है। हाँ, बट डिफरेंसेस ये है कि वहाँ पे एक इन्वायरमेंट आपको बड़ा मिल जाता है, जैसे डेवलपमेंट टीम बढ़ जाती बढ़ है, जाती है, टेस्टिंग टीम बढ़ जाती Testing team है। बढ़ स्टार्टअप में आपका कैसा रहता है, आपको ही सब कुछ करना सब कुछ करना रहता है। है, स्टार्ट टू एंड, यू मीन टू से वन मैन आर्मी। वन मैन आर्मी, राइट, करेक्ट। तो सतिन भाई, इसी कड़ी में मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर आपने अपने 2 साल के स्टार्टअप फेज और एमएनसी का एक्सपीरियंस को कंपेयर करें तो किसने आपको सबसे ज़्यादा शेप दिया है एज अ प्रोफेशनल? इस पे तो कंपैरिजन हम ऐसा नहीं कर सकते संदीप भाई, क्योंकि आप देखो लर्निंग फेज में डेफिनेटली स्टार्टअप आपको एक अच्छा करियर बना के देता है और आपको एक प्रोफेशनली कर देता है, राइट। बट दोनों की अलग अलग लर्निंग रहती है। ओके। आप स्टार्टअप में डेफिनेटली अपने आप को एज अ कोडर, एज अ मैनेजमेंट में या फिर एज अ सेल्स में आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, बट आपको बिग ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो राइट। तो आपको डिफरेंट चीजें सीखने को मिलती है, राइट। जैसे कि पीपल कैसे मैनेज, डेवलपर कैसे मैनेज करना, आईटी टीम कैसे मैनेज करना, अगर आप एक बिग टीम का पार्ट बनने वाले हो तो आपको कैसे हैंडल कर, मल्टीपल प्रोजेक्ट कैसे हैंडल करना, तो डेफिनेटली लर्निंग तो आपको दोनों में मिलेगी। थैंक यू सो मच सतिन भाई। तो इसी कड़ी में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। सॉफ्टवेयर फील्ड में कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपने क्या क्या स्ट्रेटेजी यूज की है? सॉफ्टवेयर फील्ड में जैसे कि मैंने मतलब ऐसा कुछ स्टेप तो नहीं लिया संदीप, बट हाँ जैसे मैं आगे बढ़ता गया, नॉलेज में गेन करता गया स्टार्टअप में, राइट, तो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ कि यार मुझे एक ही लैंग्वेज को पकड़ के चलना चाहिए। ओके। क्योंकि डेफिनेटली वो टाइम भी ऐसा था कि मल्टीपल लैंग्वेज आ रही थी, जैसे कि अदर आरपीए टूल्स भी आ रहे थे मार्केट में, और फिर और भी ऐसे टूल्स थे जो कि मतलब एक डेवलपर को इम्पैक्ट कर रहे थे, तो वो एक लर्निंग फेज से डेफिनेटली सीखने के लिए बहुत कुछ था। बट आप फोकस मैंने .NET पे ही रखा, और फिर उसके आगे ही मैं मतलब प्रोसेस करता गया। तो मैंने ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, बट हाँ डेफिनेटली लर्निंग को सबसे पहले इम्पोर्टेंस दी है। ओके। एंड सतिन भाई, थैंक यू सो मच। सतिन भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि आपने लगभग 6 साल तक जो .NET टेक्नोलॉजी में काम किया, और आपको इस फील्ड में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या लगा? .NET टेक्नोलॉजी में अगर आप मुझसे बोलो तो मैंने तो मोस्ट ऑफ द टाइम डेवलपमेंट का काम किया है। हाँ, तो डेवलपमेंट में तो आप मतलब आप ये कह सकते हो कि मल्टीपल चैलेंजेस आपको कोडिंग लेवल पे ही आते हैं। हाँ, तो उसमें चैलेंजिंग आप जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो तो सम टाइम मे बी इट विल टेक टाइम, और सम टाइम मतलब अगर आपकी अच्छी एक्सपर्टी है, आपने अच्छी लर्निंग की है, तो आप उसको मे बी 1 और 2 आवर्स में भी सॉल्व कर सकते हो। ये तो एज अ .NET में मतलब यही मेरे चैलेंजिंग पार्ट था। ओके। तो सतीश भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, .NET डेवलपर्स के रूप में आपने किस टाइप्स के प्रोजेक्ट्स पर काम किया हुआ है, और उनमें आपका रोल क्या था? .NET प्रोजेक्ट में मैंने तो स्कूल मैनेजमेंट पे काम किया है। ओके। और मैंने व्हीकल वाहन पे भी एक प्रोजेक्ट था, तो उस पे भी काम किया है। ओके। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब मेरा जो इन्वॉल्वमेंट था वो स्टूडेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पे ही था, क्योंकि वो हमारा बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था। तो उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो एक पेरोल का भी मतलब एक .NET रिलेटेड पोर्टल था, उसमें भी हमने थोड़ा बहुत काम किया, बट मेजर मोस्ट ऑफ द डोमेन था वो स्टूडेंट मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच सतिन भाई। तो जैसे कि सतिन भाई, आपने जो है .NET से RPA में स्विच किया है, ठीक है, स्विच करने का डिसीजन आपने कैसे लिया? क्या कोई स्पेसिफिक मोमेंट था जिसने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया RPA में आने के लिए? संदीप, ऐसा तो कुछ नहीं है कि मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक मोमेंट था। हाँ, जैसे कि मतलब आपने पहले ही बताया था कि मैं डेटा मैट्रिक्स से रिलेट करता हूँ, तो जैसे ही मैंने डेटा मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे गया, तो वहाँ पे एक्चुअली कंपनी की रिक्वायरमेंट थी। ओके। और मैंने जो पहले से लर्निंग लेके, क्योंकि मैं अवेयर था RPA रिलेटेड टूल से, ओके, तो जैसे ही वहाँ पे गया तो मेरे मैनेजर ने आके बोला कि मतलब कोई ऐसा बंदा है जो मतलब इस अपॉर्चुनिटी को ले सके। तो वहाँ पे मतलब मुझे नॉलेज था, तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ओके। तो
उसके बाद जब मैंने एक्सेप्ट किया तो उनको भी काफी अच्छा लगा ओके। कि भाई मतलब ये काफी नॉलेजेबल बंदा है, इसको आरपीए टूल्स आते हैं। हाँ, हाँ। तो उन्होंने ओके। मतलब आरपीए प्रोजेक्ट और लेना चालू कर दिया और उसमें मुझे इन्वॉल्व करना चालू Involve किया। करना तो एक्चुअल में मेरी जर्नी वहां से चालू हो गई। ओके। तो सतिन भाई थैंक यू सो मच। ट्रांजिशंस के दौरान आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग किस चीज़ में आया? क्योंकि देखो आप डॉटेड फील्ड से थे, डॉटेड फील्ड में थे, उसके बाद फिर आपने ऑटोमेशन में आए, आरपीए में आए, तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या लगा आपको जब आपका ट्रांजिशन हो रहा था, जब आप उसमें ट्रांसफ़र कर रहे थे अपने आप को? संदीप भाई, चैलेंजिंग की बात करो तो आरपीए, अगर मैं आपको आरपीए के बारे में थोड़ा सा बताऊं हाँ, हाँ। तो आरपीए ये बोलता है नो कोड लो कोड। ओके। तो आरपीए में आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं होती। ओके। तो उस केस में क्या होता है कि आपने जो लैंग्वेज सीखी हुई है राइट। तो समटाइम वो आपके यूज में नहीं आ पाती। ओके। तो वो एक आपके लिए चैलेंजिंग फेस हो जाता है, क्योंकि आरपीए में आपको कंपोनेंट यूज करना है और कंपोनेंट यूज करके आप किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं और उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑटोमेट कर सकते हैं। आपको किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं। बट या अगर आप बेनिफिट देखो, मैंने जो डॉटनेट में काम किया और फिर उसके बिहाफ पे जो मैं आरपीए में गया, राइट। तो आरपीए भी डॉटनेट का ही यूज करती है। ओके। तो ये मेरे लिए एक बेनिफिशियल था कि मतलब आरपीए में भी डॉटनेट, सी शार्प और वीबी स्क्रिप्ट यूज हो रही थी। ओके। तो वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया। तो सतिन भाई इसी कड़ी में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरपी आपने कौन कौन से आरपीए टूल्स यूज किए हुए हैं और उसमें से आपका जो सबसे फेवरेट टूल्स है वो कौन सा है? या रिसेंटली संदीप, मतलब जो मैंने आरपीए टूल्स यूज किए हुए हैं वो यूआई पाथ और पावर ऑटोमेट है। हालांकि मुझे एबी ओसीआर जो रसिया का टूल्स है उसका भी नॉलेज है और मैं एबी से सर्टिफाइड भी हूँ। ओके। बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ज्यादातर यूआई पाथ के साथ रहा है। और मैं, अगर आप मुझे रेफर करने के लिए भी कहोगे तो मैं डेफिनेटली यूआई पाथ ही बोलूंगा। ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच सतिन भाई। तो सतिन भाई कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपके हिसाब से आरपी इंडस्ट्री में अभी सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की है, किस स्किल्स की है? अगर आरपीए में आप देखो संदीप, तो इसमें मतलब कोई ऐसा स्किल सेट फिक्स नहीं रहता है। हाँ। क्योंकि आरपीएल में अभी करंटली बहुत से ऐसे टूल्स आ गए हैं। ओके। और जो प्रीवियस टूल हैं जैसे ब्लू प्रिज्म, ऑटोमेशन एनीवेयर, तो इनका डिमांड बहुत हाई है और ये बैंक ओवरऑल बैंकिंग एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। और इनका मतलब प्राइस भी बहुत हाई रहता है। तो अभी जो मार्केट में नए टूल्स आए हुए हैं जैसे यूआई पाथ हो गया, पावर ऑटोमेट हो गया, और मे बी पाइथन रिलेटेड भी टूल्स अवेलेबल है मार्केट में। तो ये बहुत ही चीपेस्ट टूल है, इसलिए मार्केट में ये फास्टली ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि इनके थ्रू हम बहुत इजी तरीके से एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। और इसमें आपको कुछ स्किल सेट की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आपको एक एप्लीकेशन दे दिया गया है, उसी में आपको कंपोनेंट को यूज करना है और उसके थ्रू एप्लीकेशन को डेवलप करना है। तो यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपसे डॉटनेट नहीं आता, पाइथन नहीं आता है या कुछ भी नहीं आता है, सी शार्प का भी आपको नॉलेज नहीं है, तो भी आप आरपीए में एज अ डेवलपर मूव कर सकते। ये उन बंदों के लिए या फिर उन स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है जिनके लिए मतलब आप नॉन आईटी से या नॉन डेवलपमेंट से आते हैं। हाँ, जो एक एज अ फ्रेशर स्टूडेंट जस्ट पास आउट रहते हैं और उनको मतलब समझ नहीं रहती कि स्टार्ट कहाँ से करें। करेक्ट। तो उनके लिए आरपीए एक गुड प्लेटफॉर्म है। तो सतिन भाई मेरा इसी कड़ी में क्वेश्चन है कि जैसे कि सपोज कोई दूसरे बैकग्राउंड से आता है, सपोज वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से नहीं आता है, सपोज उसने शायद अदर फील्ड से आया हो बंदा, तो उस फील्ड में आरपी में जा सकता है क्या? बिल्कुल जा सकता है संदीप। मेरे साथ में ऐसे कई बंदे हैं मेरी करंट कंपनी में जो बिल्कुल भी सीएस और आईटी ब्रांच से बिलोंग ही नहीं करते। ओके, ग्रेट। तो कुछ तो ऐसी बंदी हैं जो कि एचआर से आरपीए में मूव हुई। ओहो, ग्रेट। और कुछ तो ऐसे हैं जो कॉमर्स से रिलेटेड स्टडी की, फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा स्टडी किया और यहाँ पे आ गए। और कुछ बीएससी करके आ गए और इन्होंने बीटेक कर लिया। तो मतलब आरपी में इसका कुछ भी लिमिटेशन नहीं है, ओनली आपको कंपोनेंट का ज्ञान होना चाहिए कि मतलब एक्चुअली आरपीए वर्क कैसे करता है। बस उसके बाद आपकी जर्नी चालू हो जाती है। ग्रेट। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिए, हम लोग और भी आगे क्वेश्चन लेने वाले हैं। और जैसा कि ये पॉडकास्ट बहुत जबरदस्त होने वाला है, अगर आप भी अपना जो कैरियर है आरपीए में बनाना चाहते हैं
तो आप आरपीए से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें सेंड कर सकते हैं, हम डेफिनेटली इसका आपको आंसर करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशंस के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, इसी कड़ी में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सत्येंद्र भाई, जैसे कि आरपीए डेवलपर्स और जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के रोल में क्या मेजर डिफरेंस है? अगर मैं आरपीए डेवलपर की बात करूं तो आप देख रहे हैं अभी ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, जो रिपीटेड टास्क आप करते हो डेली रूटीन के, हाँ, तो उनको क्या करता है आरपीए, एक ऑटोमेट और डेवलपमेंट प्रोवाइड कर देता है कि जिससे कि आप वो रिपीटेड टास्क डेली सेम टाइम पे ना करो, उसको ऑटोमेटिकली टाइमली वो चीजें हो जाएं। जैसे कि आपके मैनेजर को एक रिपोर्ट चाहिए और कोई बंदा डेली एक सेम टास्क कर रहा है, सम टाइम वो 10 बजे करता है, सम टाइम वो 7 o'clock पे कर देता है, सम टाइम वो 11 o'clock पे कर देता है, सम टाइम वो मे बी आफ्टरनून के बाद करता है। तो इस चीज को मतलब निगलेक्ट करने के लिए आरपीए एक ग्राउंड फेस में आया है कि भाई आप रिपीटेड टास्क को ऑटोमेट कर दो। ओके, ऐसा नहीं है कि ओनली रिपीटेड टास्क को ही ऑटोमेट करता है आरपीए। इन करंट फेज में आरपीए ने तो खुद से एप्लीकेशन डेवलप करना चालू कर दिया। अच्छा, ओके, ग्रेट। और मे बी अभी करंट फेज में आप देखो तो एआई भी बहुत तेजी से ग्रूम कर रहा है मार्केट में। राइट। तो आरपीए और एआई यू कैन से टू ब्रदर। ओके, ग्रेट। तो ये मार्केट को एक बहुत ही तरीके से ग्रैब करने वाले हैं। ओके। तो अगर इन फ्यूचर का आप देखोगे संदीप, तो डेफिनेटली आरपीए और एआई में बहुत ही ऐसे मतलब इन फ्यूचर जॉब निकलने वाली हैं जो कि आने वाले स्टूडेंटों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, अगर वो आरपीए में अपना करियर बनाना चाहते हैं। नहीं तो मेरे पास एआई से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स। तो सत्येंद्र भाई, जैसे कि एआई से रिलेटेड मेरे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, आज के टाइम में एआई का जो इन्फ्लुएंस है आरपीए पर काफी बढ़ गया है। आपको क्या लगता है फ्यूचर में आरपीए और एआई का रिलेशन कैसा होगा? जैसे कि अभी आप बता रहे थे, थोड़ा सा उसकी में थोड़ा डीपली इसके बारे में बताएंगे क्या? इसके लिए मैं आपको एक सिंगल लाइन में, जैसे मैंने अभी बताया, ये दो भाई हैं। जी, करेक्ट है। जो कि एक दूसरे को लेके चल रहे हैं और आगे इन फ्यूचर में इसके रिगार्डिंग जॉब भी बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है। एक और मैं आपको एक डीपली डिस्कशन करना चाहूंगा इसके रिगार्डिंग कि अगर आप आरपीए और एआई के साथ जाते हो ना, तो आरपीए को बहुत ही हेल्पफुल मतलब चीजें रहती हैं अगर आप उस पे एआई इंक्लूड करते हो। ओके, मे बी अगर आपने एआई रिलेटेड कंपोनेंट या एआई टेक्नोलॉजी उसमें यूज की, तो आप आरपीए का मे बी 60% वर्क मतलब सेव करते हो। तो वो एक प्रकार से मे बी कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल रहता है और आरपीए के लिए तो रहता ही रहता है, क्योंकि आप उसकी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो और फिर वो मतलब एक आपको स्केलेबल आउटपुट भी देता है। राइट। तो वो डेफिनेटली आपके नॉलेज और ग्रोथ और आपके वो स्मार्टनेस को इम्प्रूव करता है अगर आप एआई के साथ आरपीए में जाते हो। ओके। तो वो कंपनी को आपकी स्मार्टनेस दिखाता है कि आप कितने मतलब जल्दी चीजों को ग्रैब करते हो और फिर उसको कैसे कंप्लीट करते हो। करेक्ट। सत्येंद्र भाई, थैंक यू सो मच सत्येंद्र भाई। तो सत्येंद्र भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो जनरेटिव एआई है और जनरेटिव एआई और ऑटोमेशंस के आने के बाद क्या आपको लगता है कि आरपीए डेवलपर्स का रोल चेंज हो रहा है? नहीं संदीप, इसमें मे बी डेफिनेटली सभी लोगों के मतलब अलग अलग सजेशन हो सकते हैं, बट मेरा मानना, आपके हिसाब से क्या हो सकता है? मेरा मानना ये है कि ये कुछ भी इम्पैक्ट नहीं करेगा। ओके। बस ये है कि ये एआई एक न्यू टेक्नोलॉजी आई है जिसको हमें लर्निंग करना बहुत जरूरी है। जो लर्न करेगा वो अर्न करेगा, डेफिनेटली। जो लर्न नहीं करेगा वो अर्न नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो वो सिंपल सेंटेंस है कि यार न्यू टेक्नोलॉजी, अब आप ये बोलो कि नहीं ये एआई आ गया डेवलपर की जॉब खा जाएगा, ये कर जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मार्केट में। डेफिनेटली डेवलपर चाहिए हमें, और एआई किसी डेवलपर को इम्पैक्ट नहीं करेगा। एआई में भी 30% 40% उसके वर्क को सेव करता है डेवलपर को, बट एआई को भी डेवलप करने के लिए डेवलपर चाहिए डेफिनेटली। तो वो किसी की जॉब नहीं खा रहा है। राइट। हाँ, वो सेल्स डिपार्टमेंट होता है उनको एक चांस दे रहा है कि आप अपना फोकस केवल सेल्स में करो। राइट। जो भी आपकी रिपोर्टिंग है, जो भी आप मतलब
टाइम स्पेंड करते हो 11 to 12 आवर्स या फिर मे बी 1 मंथ और 15 डेज, जो भी आप क्वालिटी रिपोर्ट बनाने में करते हो, वो एआई के थ्रू आप ओनली सिंगल 1 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हो ना, तो वो एक एडवांटेज है उन लोगों के लिए। डेफिनेटली। तो सत्येंद्र भाई थैंक यू सो मच। तो इसी कड़ी में मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपके जैसे सत्येंद्र भाई आपने बताया कि स्मार्टर की बात की आपने यहाँ पे, तो मेरा एक क्वेश्चन था कि आपके नजरिए से एआई के इंटीग्रेशन ने आरपी प्रोसेस को कैसे स्मार्टर बनाया है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बताएंगे। रिसेंटली एक प्रोसेस के बारे में बताता हूँ संदीप आपको। ओके। जो कि मतलब एक ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट था, जिसमें कि मीन्स मे बी कुछ टास्क आते हैं, हाँ, और उसको टास्क को उसको मीन्स वेरीफाई करना होता है, मतलब ह्यूमन डेटा के भाई ये डेटा करेक्ट है कि नहीं। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि आप आरपी और अदर टूल्स करते हो, तो एक बंदा आपको उसको देना पड़ता है कि वो डेटा वेरीफाई करे, क्योंकि आप 100% सिक्योर नहीं होते ना कि मतलब ये डेटा जो जा रहा है, क्योंकि अगर आपका बैंकिंग डेटा है तो मे बी अगर आपने किसी का सैलरी 10,000 है और आपने 1,000 रुपए डाल दिए, तो वो सामने वाला कस्टमर तो आपको ठुक देगा। करेक्ट है। या फिर कंप्लेन कर सकता है ना आपके लिए, तो डेफिनेटली ये तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। तो इन चीजों को नेग्लेक्ट करने के लिए एआई जो एक बहुत ही अहम रोल देता है, राइट। कि अगर आपने एआई का यूज किया वहां पे, तो डेफिनेटली आपने जो बंदा हायर किया है वो वेरिफिकेशन के लिए, वो 90% आप टाइम सिक्योर कर सकते हो। ओके। हेल्प ऑफ द एआई। ओके। तो वो एक टाइम सेव होगा, तो आपका जो मैनेजमेंट है और जो डेवलपमेंट है, फिर आपका क्लाइंट ट्रस्ट भी है वो भी बढ़ेगा। और डेफिनेटली आपके लिए मतलब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, एक क्लाइंट मतलब आपसे मतलब इम्प्रेस हो जाएगा कि भाई, और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि मैंने मतलब अपनी प्रीवियस कंपनी में ये भी देखा है कि अगर क्लाइंट इम्प्रेस हो जाता, डेफिनेटली अभी उसने एक प्रोजेक्ट आपको देने का सोचा है, तो मे बी उनकी साइड से और भी मल्टीपल प्रोजेक्ट आ जाते हैं, क्योंकि आपने अच्छा काम करके दिया और टाइम से काम, और वो किसकी हेल्प से हो रहा है, क्योंकि आपने इतने क्रिटिकल टास्क को कंप्लीट किया है ना। तो वो कैसे किया आपने? एआई और आरपीए की हेल्प से किया। तो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल, दोनों तरह से स्मार्ट है। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे एआई के बारे में, और एआई और जो आरपीए का जो कॉम्बिनेशन है वो डेफिनेटली बहुत जबरदस्त है। और जैसे कि सत्येंद्र भाई ने बताया कि इसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटी है बहुत ज्यादा बढ़ रही है और बढ़ती आएगी, क्योंकि एआई जो है उनके ब्रदर की तरह ही है। एआई जो अपना एआई है वो अपने आरपीए जो है ब्रदर्स की तरह ही है। तो हम लोग इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ये अपना जो पॉडकास्ट है डेफिनेटली जबरदस्त होने वाला है, और ये उन लोगों के लिए भी बहुत जबरदस्त है जो शायद नॉन कोडिंग से आते हैं, जो जिनको डेवलपमेंट नहीं आता, जो डेवलपमेंट में नहीं जाना चाहते हैं, वो आरपीए अपने एआई और आरपीए करके अपने आप को ना आज की जो टेक्नोलॉजी है एआई में अपने आप को जो है सेट कर सकता है, राइट। तो इसी कड़ी में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था सत्येंद्र भाई, आपको क्या लगता है कि अगले 5 साल में ऑटोमेशन और एआई किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? अगले 5 साल में संदीप मे बी एआई और ऑटोमेशन का एक मे बी आप ये कह सकते हो, जैसे कि अभी क्रेज चलता है एंगुलर का, या फिर रिएक्ट हो गया, या फिर जावा हो गया। तो ऐसा ही क्रेज एआई और आरपीए का होने वाला। ओके। मैं आपको एक और चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग, मे बी अगर जो लोग फ्रंट एंड में अभी डेवलपर हैं, तो उनके लिए डेफिनेटली ये मेरा जो मैं डिस्कशन आपसे करने वाला हूँ, तो वो उनके लिए काफी नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन हम पास कर सकते हैं, क्योंकि आपको शायद मे बी नॉलेज होगा कि एआई खुद से ही डिजाइन करके दे देता है। करेक्ट है। अभी फ्रंट एंड तो वो पूरा अपना जो HTML वगैरह वो तो मतलब जो भी है डिजाइनिंग वाला पार्ट है वो तो उसने कवर कर लिया है, ऑलमोस्ट कवर कर लिया है डिजाइनिंग पार्ट। तो जो फ्रंट एंड डेवलपर हैं उनकी सीट तो मतलब खा ही रहा है वो, बट डेफिनेटली मैं ये नहीं कहता कि वो सभी की खा जाएगा। डेफिनेटली क्वालिटी डेवलपर तो चाहिए ही रहेंगे। एआई भी उन मतलब डेवलपर के इंस्ट्रक्शन पे ही काम करता है। डेफिनेटली। तो बट हाँ, आप विदाउट एनी सिंगल कोडिंग, आप बिना मतलब टाइप किए एआई के थ्रू पूरा कोड डिजाइन कर सकते हो। ओके, ग्रेट। तो ये एक बड़ा ही एडवांटेज है एआई का और फ्रंट एंड डेवलपर के लिए लॉस है।
तो फ्रेंड्स, जैसा कि अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो थैंक यू सो मच सत्येंद्र भाई, आपने अपना कीमती समय दिया, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से इनको फॉलो अप कर रहा था कि सत्येंद्र भाई आपका टाइम चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे आरपीए का नॉलेज भी मुझे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको सेंड करना था कि आरपीए में क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या जॉब, किस तरीके से वो जॉब ग्रैब कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सत्येंद्र भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू संदीप, और थैंक यू ऑल हमारे व्यूअर्स, जो भी मैंने आपको इनपुट दिए तो उसके लिए आप मतलब संदीप की चैनल को फॉलो कर सकते हो, और जो भी आप कमेंट्स करोगे हम उसका आंसर दे देंगे, और आंसर आपके क्वेश्चन का इंतजार करेंगे, और उस पे एग्रेसिवली जो भी हमें टाइम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम आप। सत्येंद्र भाई, तो हम लोग जो है जो आरपीए जो टूल्स हैं उनके बारे में, वेबसाइट्स की भी लिंक हम यहाँ पे इसमें डाल सकते हैं, आप मुझे रेफरेंस देना, मैं इसमें डाल दूंगा, तो डेफिनेटली उनको ये प्रेफर कर सकते हैं। डेफिनेटली संदीप। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।